फिजिकल डिवीजन वाला हिस्सा हमारा खत्म हो गया है। अब हमको जो बात करना है आगे उस पर, किस पर, वो रिवर बेसिन पर या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसको लिखे ज्यादा बेहतर है। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, या इसको लिखिए क्या? नदी अपवाह तंत्र, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। भारत में जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग। दो पार्ट में कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक वो जो हिमालय से निकलते हैं, हिमालयन रिवर्स, और एक वो है जो पेनिनसुलर प्लेटू के हैं, पेनिनसुला के हिस्से में आते हैं। ठीक है, हिमालयन को क्या लिखिएगा? हिमानी नदियां, हिमानी नदियां, और पेनिनसुला कौन जाएगी? तो प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीप नदियां। ठीक है, दो हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे। जो हिमानी नदियां हैं ये फिर आगे डिवाइड हो जाएगा कितने? 3 हिस्से में। कौन कौन सा इसके अंतर्गत आ जाएगा? एक सिंधु, सिंधु या इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा नंबर हो जाएगा कौन सा? गंगा। ठीक है, और तीसरा कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 3 नदियां पढ़ेंगे जो हिमालय से निकलती हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां फिर 2 टाइप में डिवाइड किया जाएगा। एक वो जो अरब सागर में गिरती हैं, कौन सा? अरब सागर। और एक वो नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, ये 1 2 3, ये चौथा और ये पांचवा, 5 अलग अलग तरह के रिवर सिस्टम को देखेंगे। इनके रिवर ड्रेनेज सिस्टम के साथ में इनमें चले जो संचालित परियोजनाएं उसको हम लोग साथ में देखते चलेंगे, क्योंकि उसको परियोजना फिर अलग से करने से वो अलग से याद करने वाला हेडेक हो जाता है। तो इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ, जो पावर प्रोजेक्ट है, डैम्स बनाए गए हैं, उसको हम कौन कौन सी नदी में है उसी के साथ में करते चलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस के तौर पर भी इसमें देखा जाता है। इसमें जो हिमालय की नदियां हैं और पेनिनसुलर नदियां हैं, डिफरेंस पूछ सकता है। तो डिफरेंस में इसमें आपको साथ में यहीं पे कर लेते हैं। डिफरेंस में क्या बताएंगे कि ये क्या होती है? पेरिनियल, पेरिनियल होती है, मतलब ये क्या? सदावाहिनी, सदा वाहिनी नदियां होती है। सदावाहिनी मतलब होने का क्या है कि इसके, हिमालय की जो नदियां हैं इसके पानी के 2 सोर्स होते हैं। एक कौन सा? जो इनके ऊपर ग्लेशियर जमा होता है वो, ठीक है, और दूसरा कौन सा? बारिश का पानी, जिसकी वजह से ये नदियां क्या होती है? साल भर से पानी होता है, इसे तो क्या बोलते हैं? पेरिनियल या सदावाहिनी नदियां कहती हैं। जबकि ये जो नदियां हैं ये कौन सा है? ये केवल मौसम में बहती हैं, मौसमी नदियां हैं। ठीक है, यहीं पे दूसरा डिफरेंस को यहाँ पे सोर्स में बता दीजिए, इसका सोर्स क्या है? ये जो नदियां है इसका सोर्स, सोर्स या बोलते हैं स्रोत क्या है? एक तो ग्लेशियर, ठीक है, और दूसरा कौन सा? वर्षा या रेनफॉल। इसमें कौन सा जाएगा? इसमें केवल इसका जो स्रोत है वो केवल क्या है? वर्षा का पानी है, रेनफॉल वाटर ही है। उसके बाद में तीसरे नंबर में क्या बताइए कि ये जो नदियां हैं, ठीक है, ये जो नदियां हैं ये अपनी युवा अवस्था में यानी कि यंग एज में है, यंग एज में है। तीसरा यहां बताइए ये कौन सी एज पहुंच चुकी है? अपनी वृद्धावस्था यानी कि ओल्डर एज पहुंच चुकी है, ओल्डर एज में। अब ये एज को कैसे देखते हैं? यंगर एज का मतलब है कि अगर कोई नदी तीव्र ढाल से बह रही है, ठीक है, कोई नदी क्या है? बहुत तेजी से बह रही है, और तेजी से बहने के साथ में पहाड़ों को अगर काट रही है, जहां जहां से वो बह रही है, अगर अपने रिवर बेसिन को और गड्ढा कर रही है, मतलब जहां से नदी पानी बह रही है वो पानी क्या होता है? अपने जहां से मतलब जो फ्लो एरिया और क्या करता जा रहा है? और गहरा कर जा रहा है और उसको काटते जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? यंगर एज में कहलाएगा। अब वो काट क्यों रहा है? क्योंकि इसको जाकर मिलना है समुद्र से, तो सी लेवल से जितना ज्यादा हाइट से ये आएगा उतना ज्यादा ये काटेगा। जबकि इस जो पेनिनसुला की जो नदियां हैं ये क्या करती हैं? हम लोग देखे थे लास्ट में कोस्टल प्लेन्स वाले में कि ये क्या पहुंच चुकी है? अपने सी लेवल तक पहुंच चुकी है, इसलिए इनका फ्लो क्या हो गया? कम हो गया। और ये क्या कर चुकी है? जमीन को काटना बंद कर चुकी है, इसलिए क्या पहुंच गया? ये ओल्डर एज पहुंच गया, बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में चौथे नंबर बताइए कि किसका? जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, वाटरफॉल और क्या नहीं बनाती? रैपिड्स नहीं बनाती है। ठीक है, जलप्रपात और रैपिड्स का निर्माण नहीं करती है, जबकि ये क्या करती है? जलप्रपात, जलप्रपात बनाती हैं। ठीक है, इन नदियों से देखा जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये बताइए कि चूंकि ये नदियां साल भर बह रही हैं और काफी बड़ी नदियां होती हैं, तो ये क्या करेंगे? बड़े डेल्टा बनाएंगे, बड़े डेल्टा निर्माण करती है। जबकि ये कौन से बनाएगी? छोटे डेल्टा बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पानी का फ्लो ही कम है, साल भर पानी भी नहीं रहता है इसमें। उसके बाद यहाँ छठवें नंबर पर क्या बताओगे? सिंचाई की उत्तम सुविधा है, मतलब इनमें से क्या बनाए जा सकते हैं? नहर बनाए जाते हैं अभी भी। ठीक है, साल भर पानी है, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या है? नहर बनाए जा सकते हैं। तो क्या होगा? कैनाल्स निकाले जा सकते हैं, नहर या क्या बोलते हैं? कैनाल्स निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर केवल मौसमी है, तो यहाँ पर तो क्या बताइए? नहर नहीं निकाले जा सकते, नहर नहीं निकाले। और सातवां पॉइंट क्या करिए? जल परिवहन, जल परिवहन। इसमें क्या है? पानी अधिक है, इसमें जल परिवहन इसमें पॉसिबल है। जबकि इसमें कुछ नदियों पर क्या है? जल परिवहन संभव होता है, तो इसको जल परिवहन
संभव नहीं है, बता दीजिए, क्योंकि इसमें पानी क्या है, वैसे ही कम हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पर डिफरेंस भी हो गया। ठीक, अब हम लोग एक एक करके सभी नदियों को देखते चलेंगे। तो सबसे पहले किसमें आएंगे हम लोग, सिंधु नदी अपवाह तंत्र में। ठीक है, सिंधु नदी ये बता दूं कि इसमें काम हो गया होगा। तो ठीक, पहला कौन सा नदी हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले जो नदी होगा हमारा कौन सा, सिंधु, सिंधु अपवाह तंत्र। ठीक है, सिंधु रिवर ड्रेनेज सिस्टम। देखो इसमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है, पहले उसको हम लोग देखे चलते हैं। सबसे पहले एक चीज होता है रिवर बेसिन, एक होता है रिवर बेसिन, और इसी को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। इसका मतलब क्या है, मान लो ये कोई नदी है, मुख्य नदी है, और इसकी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां यहाँ आसपास से कहीं कहीं से आ रही हैं। ठीक, ये मान लेते हैं क्या है, ये सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरी है। एक और यहाँ पर ट्रिब्यूटरी भी डाल लेता हूं, ट्रिब्यूटरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक नदी, सहायक नदी। सहायक नदी कौन होगा, तो जो अपना पानी मेन रिवर सिस्टम में जाकर डालेगा। अब जितने जगहों से पानी इस मुख्य नदी में आ रहा है, वो इतना इलाका, ये जो इतना इलाका है, ये क्या कहलाएगा, इसका बेसिन कहलाएगा। जैसे घर में बेसिन होता है ना, उसमें पानी कहीं डाला जाएगा वहीं पर, वैसे ये जो पूरा जमीन का हिस्सा है, तो पानी कहीं से भी आए, जाना इसी मेन रिवर सिस्टम में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिवर बेसिन बोलेंगे। इस छोटे डेफिनेशन को याद रखना। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब बता दिया, सहायक नदी। ठीक, अब सिंधु उपवाह तंत्र में है, तो पहले एक रफ डायग्राम बना के चलते हैं। रफ डायग्राम क्या है, जो एक्चुअली डायग्राम है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको मैं लाइन डायग्राम के तौर पर लेकर चलूंगा, ताकि कौन सी नदियां ईस्ट से आ रही हैं, कौन सी नदियां वेस्ट से आ रही है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि वेस्ट से सहायक नदी कौन से है, ईस्ट से सहायक नदी कौन सा है, कौन सा नॉर्थ से है, कौन सा साउथ से है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल लाइन डायग्राम बना के चलता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी उपवाह तंत्र में, इसका फ्लो किस तरफ है, इस डायरेक्शन में याद रखना। ठीक है, जैसे लिख लिया यहाँ पर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक, तो जो नदी है वो अपने उद्गम से यानी कि ओरिजिन से किस तरफ बहती है, तो वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ऊपर से जो आने वाली नदियां हैं, कौन से उत्तर दिशा से आने वाली नदियां कौन सा है, तो ये हो जाएगा एक कौन सा, श्योक, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे कौन सा हो जाएगा, नुब्रा। ठीक है, श्योक की सहायक नदी कौन सी है, तो नुब्रा नदी है। ठीक, उसके बाद कौन सी नदी इसमें आकर मिल जाएगी, गिलगित, गिलगित के बाद हुंजा, हुंजा के बाद कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा काबुल, और सबसे लास्ट में कौन सा, तो गोमत। ठीक है, ये इसकी कहां से है, नॉर्थ से ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सा, श्योक, गिलगित, हुंजा, काबुल, गोमत, ये क्रम से है, इसको याद रखना। तो उसके बाद नीचे से आकर इसके ढाल के अपोजिट डायरेक्शन में आकर मिलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये एक नदी है जिसका नाम क्या है, जास्कर। कौन सी नदी है, तो जास्कर नदी है। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, ये हुंजा के बाद में आकर मिलता है इससे, वो कौन सी नदी हो जाएगी, ये कुछ इस डायरेक्शन में से आकर बहती है। इस नदी का नाम कौन सा है, तो ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी है ना, अपने संगम से पहले दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको एक बोलते कौन सा, चंद्र, और दूसरा कौन सा है, भागा। ठीक, यही चंद्र और भागा जो नदियां हैं, जो यहाँ संगम के बाद क्या कहलाती है, चिनाब कहलाती है। याद रखना, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। बाद में इसमें इस डायरेक्शन से, कौन सा, ईस्ट से, ईस्ट से आकर इसमें मिलने वाली जो नदी होगी वो कौन सी नदी हो जाएगी, सतलज। कौन सी नदी है, तो ये सतलज नदी है। ठीक है, सतलज की सहायक नदी जो कि नीचे से आकर इसे मिलती है, वो है कौन सा, व्यास। ठीक, उसके बाद इसमें यहां पर आ जाए, तो यहां पर आके मिलने वाली नदी कौन सी है, तो यह है रावी। रावी के बाद यहां पर इसमें आके मिलती है, वो है कौन सी, झेलम। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, रिवर सिस्टम हो गया। अब यहां पर नदी का नाम, फिर इसका कौन सा प्राचीन नाम, एंशियंट ने क्या क्या है, ठीक है, और फिर इसका उद्गम या ओरिजिन, उद्गम या ओरिजिन कौन कौन सा, ये देखे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं किस पर, सिंधु नदी पर। कौन सी नदी है सबसे पहले, तो सिंधु नदी है। सिंधु प्राचीन नाम नहीं है, तो इसका जो उद्गम होगा कहां से, बोखरचू, बोखरचू, बोखरचू कहिए या इसको और कुछ नाम जाना जाता है, सिंगी, उसके बाद शेरमुख, ये अलग अलग नाम लेते हैं। ठीक है, बोखरचू, सिंगी या शेरमुख, ये तीनों एक ही जगह पर है, एक ही जगह का नाम है, जो कि कहां पर पड़ता है, तिब्बत के पठार में, तिब्बत प्लेटू। ठीक, कहां से निकलती है, तो तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, उसका दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी, झेलम।
झेलम का प्राचीन नाम क्या जाएगा? वितस्ता। ठीक है, वितस्ता क्या जाएगा? इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। ये कहां से निकलता है? ठीक, ये कहां से निकलेगा? तो ये निकलता है शेषनाग झील, शेषनाग झील से। ठीक है, तीसरे नंबर पर चिनाब। ठीक है, चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। ठीक है, ये कहां से निकलेगा? बड़ा लाचला, ये दर्रा पड़ता है वहां पर, वहां से निकलेगा। ठीक है, बड़ा लाचला दर्रा से। चौथे नंबर पर रावी, इसका नाम क्या है? पुरुषनी। ठीक, कौन सी नदी है? तो पुरुषनी नदी है। ठीक है, ये कहां से निकलेगा? तो रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा। ठीक, पांचवें नंबर पर व्यास। ठीक है, व्यास का पूरा पुराना नाम क्या है? विपाशा। ठीक है, उसके बाद ये कहां से निकलेगा? तो ये निकलता है व्यास कुंड से, व्यास कुंड। ठीक है, छठवां नदी कौन सा हो जाएगा? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? शतुद्री। ठीक है, ये कहां से निकलता है? राकस ताल, राकस ताल हो गया बच्चा, हाँ ये राकस ताल से, राकस ताल झील से। ठीक, ये हो गया क्या क्या? ये हो गया नदियों के नाम, ये हो गया इसके प्राचीन नाम, और ये कहां से उद्गम है इसका, उसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं इस पर, इसमें चलने वाले प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं पर। तो परियोजनाओं के नाम यहां पर देखते चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर दो परियोजनाएं हैं। एक जिसका नाम है चूखा, क्या नाम है? तो चूखा। और एक क्या है? नींबू बांझू, नींबू बांझू। ठीक है, नाम पटांग मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर दो परियोजनाएं तो ब्लू कलर से मार्क कर लेते हैं। कौन सी? सिंधु नदी पर कौन सा? चूखा और नींबू बांझू। ठीक है, उसके बाद सतलज नदी पर तीन परियोजनाएं हैं, 1, 2 और 3। इन तीन परियोजनाओं का नाम क्या है? एक है आपका फरक्का। ठीक है, उसके बाद सॉरी फरक्का नहीं, इसमें जाएगा कौन सा? नाफ्ता, नाफ्ता। उसके बाद भाखड़ा, और एक कौन सा? हरिके, हरिके बैराज। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। ठीक है, व्यास में कौन सा जाएगा? तो व्यास में जो परियोजना चल रही है उसका नाम है पोंग। कौन सी परियोजना? पोंग परियोजना। ठीक है, उसके बाद रावी में कौन सा परियोजना है? तो थिम डैम परियोजना, थिम परियोजना किस पर? रावी पर। झेलम में फिर दो परियोजनाएं मिलेंगी हमको। ठीक है, इनका क्या नाम है? तुलबुल, तुलबुल, और एक कौन सा? किशन गंगा, किशन गंगा। ये इसकी सहायक नदी किशन गंगा पर ही बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद चिनाब नदी पर तीन मिलेंगी। तीन एक्चुअली बहुत सारी है चिनाब नदियों पर, जिसमें कुछ के नाम मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ। पावर प्रोजेक्ट, सभी डैम है पावर प्रोजेक्ट जो सिंचाई के लिए या हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा? एक आपका सलाल, उसके बाद दुलहस्पी, सलाल दुलहस्पी। उसके बाद आएगा आपका बगलीहार। ठीक है, बगलीहार, बगलीहार के बाद में कौन सा? क्वार, क्वार के बाद एक करथाई, उसका देखो कौन सा? रतले। ठीक है, बहुत सारी पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर चलता है, इस पर चिनाब नदी पर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इसकी परियोजनाएं हो गई। परियोजनाएं के बाद कुछ छोटी छोटी विशेष बातें हैं इसमें। अब उसके बाद सबसे बड़ा ब्रिज। ठीक है, क्या बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा ब्रिज किस पर? चिनाब नदी पर। ब्रिज बनाया जा रहा है किस पर? चिनाब नदी पर, जो कि किसके द्वारा? तो कोंकण रेलवे के द्वारा, कोंकण रेलवे। ठीक है, किस पर? चिनाब नदी पर ब्रिज बना रही है। दूसरा, इनके बीच में कुछ दोआब क्षेत्र मिलेंगे हमको। दोआब समझते हैं क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोआब। तो दोआब, दोआब में इसको ऐसे लिख देते हैं क्या? देखो ये झेलम, दोआब को भी इंग्लिश में दोआब ही बोलते हैं ना। दोआब कौन कौन से मिलेंगे? तो पहला एक नदी कौन सा हमारा? झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद कौन सी नदी आती है? रावी, फिर आ जाएगा आपका व्यास, और सब कौन सा? सतलज। ठीक है, तो इन नदियों के बीच में क्या मिलेंगे हमको? दोआब भी मिलेंगे।
झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब है उसका नाम है चार्ज। क्या नाम है? चार्ज। चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब क्षेत्र है उसको कहा जाता है क्या? रचना। ठीक है। उसके बाद रावी और व्यास के बीच का बारी। ठीक है। और इसके व्यास और सतलज के बीच का जो नदी है, सॉरी दोआब है, उसको कुछ बोलते हैं वीस्ट। ये याद रखिएगा। ठीक है। क्या मिलेंगे यहाँ पर? बहुत सारे चार दोआब है, उसको याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट इसमें जाएगा कि 1960 का जल संधि। जल संधि किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाक के बीच में। ठीक है। भारत पाकिस्तान में 1960 का जल संधि है, जिसमें ये तीन नदियां, कौन सा? चिनाब, रावी और व्यास, इन तीनों का पानी कौन इस्तेमाल करेगा? तो भारत इस्तेमाल करेगा। ठीक है। कौन इस्तेमाल करेगा? चिनाब, रावी और व्यास, ये जो तीन नदियां हैं, इन तीन नदियों का पानी कौन इस्तेमाल करता है? तो भारत इस्तेमाल करता है। ठीक। उसके बाद झेलम, सतलज और कौन सा बचा? सिंधु बचा। तो उन तीनों नदियों का पानी कौन इस्तेमाल करेगा? तो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। हालांकि ये फिर से विवादास्पद हुआ था, इसमें 80-20 का रेशियो परसेंटेज बटा हुआ रहता है। ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक। ठीक है। यह हो गया सिंधु उपत्यका तंत्र।